हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 का। तो जिन बच्चों का भी ये सेट है 6572 कोड, सेट 1 2 3 कोड सेम होना चाहिए, वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो वो आप चेक कर लेना। उसमें सेक्शन ए और बी के हमने सॉल्यूशंस किए थे, तो चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को। एंड जिन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो सेक्शन ए और बी आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, चेक कर लेना। इसका सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस डिटेल में समझा दिए। अभी हम इसका सेक्शन सी और डी करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन सी से। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, चेक कर लेना पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसका सेक्शन सी। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। तो 26 क्वेश्चन था। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए गिवन था, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में शो करना था। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये 3 मार्क्स का, तो ये तो सभी बच्चों को आता होगा। तो आंसर चेक कैसे करना था देखिए इसका। तो सेक्शन सी का फर्स्ट जो 26 का ए पार्ट है, ए दिया था, पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालते, ठीक है। अब इसका जो पी जो है, पी को हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए और ए ट्रांसपोज को पहले ऐड करना है, देन हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो पी निकल के आएगा ना, ये सिमेट्रिक पार्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ये था आपका, है ना, और उसका ट्रांसपोज ये था, तो दोनों को प्लस करो एंड देन हाफ से मल्टीप्लाई करो। तो प्लस किया तो ये आया, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करना है इन सबको, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये P ना, देखो अगर मैं इसको ट्रांसपोज निकालूँ ना P का, तो जो P ट्रांसपोज होगा ना वो P के इक्वल आएगा, तो यानी इसका मतलब ये सिमेट्रिक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट Q निकालना है, ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। कैसे, देखो पहले Q निकालना है, हाफ A में से A ट्रांसपोज को केयर माइनस करना है, देन हाफ करना है। तो आज जब आप A में से A ट्रांसपोज को माइनस करोगे ना, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ये आएगा। और फिर 2 से डिवाइड भी करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा Q आया ना, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, तो आपका ये आंसर आया होगा। तो ये जो Q है ना, इसको देखो जब ट्रांसपोज करोगे ना, तो ये नेगेटिव Q के बराबर आएगा, तो यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। तो P आपका सिमेट्रिक है एंड Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। एंड देन P और Q जो आए हैं ना, इनको ऐड करना था आपको। तो जो A है ना, वो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज से A बना है, तो A यानी P और Q के सम से बना है। अब P आपने निकाल लिया था एंड Q भी निकाल लिया था, है ना। तो इन दोनों को फाइंड करके ऐड करना था, तो लास्ट में ऐड करेंगे तो ये वापस आपको A मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन से बनता है। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था 26 का बी पार्ट, इसमें आपको 2 इक्वेशंस दी थी एंड आपको बोला था कि इन दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, मतलब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना था मैट्रिक्स मेथड से। तो यहाँ पे आपको पता है ये जो वेरिएबल वाले कोफिशिएंट्स होते हैं, इनसे तो ए मैट्रिक्स बनता है, एंड ये जो वेरिएबल्स एक्स वाई, इससे एक्स मैट्रिक्स बनेगा। एंड ये कॉन्स्टेंट्स है, इसको आप जब उस साइड ले जाओगे तो इससे आपका बी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यानी कि इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में हम ये कर सकते हैं, यानी ए एक्स इक्वल टू बी। अब एक्स निकालना है आपको, तो ए वहाँ जाके ए इनवर्स बी हो जाता है, ये तो सबको आता है। तो मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला था, यानी इन इक्वेशंस को सॉल्व करना था, एक्स वाई निकालना था, है ना। अब आपको पहले इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का स्टेप तो सबको पता है, पहले डिटर्मिनेंट ए निकालो। तो ये ए है ना आपका, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे किया, तो ये डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो ये आया 24, यानी ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट एक क्योंकि 0 नहीं है, नॉन सिंगल है, तो इसका यूनिक सोल्यूशन निकल जाएगा। अब x निकालना है, तो ए इनवर्स को बी मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए इनवर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है ना, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 / डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए 2 वाले का कैसे निकालते हैं, 2 वाले का एडजॉइंट निकालने के लिए देखो, जो ए मैट्रिक्स था ना, तो ये ए मैट्रिक्स था आपका, तो इसका अगर एडजॉइंट निकालना है ना, तो इधर वाले जो डायगोनल एलिमेंट है, इसको तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, यानी कि 5 को इधर ले आना है, -5 को इधर लाना है ना। ये तो इंटरचेंज होंगे, यानी इंटरचेंज होंगे। और इधर वाला जो डायगोनल एलिमेंट है ना, इनके साइन चेंज करना है। तो ये -7 है तो ये +7 हो जाएगा, और ये +7 है तो ये -7।
इस वाले को इंटरचेंज करना होता है एडजॉइंट के लिए, और इसको आपको साइन चेंज करना होता है इस वाले का, ठीक है। तो इससे ये एडजॉइंट आ जाएगा। तो ए इनवर्स आपका डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड एंड एडजॉइंट ए से, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मेरा डिटर्मिनेंट ए तो 24 आया है, तो इसको अंदर डिवाइड कर देंगे सबसे। तो या फिर आपको पता है अभी मैंने बताया ना एक्स क्या है, ए इनवर्स बी है, तो ए इनवर्स आपका ये आ गया और बी ये था। तो अब पहले मल्टीप्लाई कर लो इससे एंड देन 24 से डिवाइड कर दो। तो मल्टीप्लाई में पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -5 × 2 + 7 × 3। फिर नेक्स्ट इस वाले की बारी, तो ये वाला नीचे आ जाएगा, -7 को 2 से एंड +5 × 3। तो मल्टीप्लाई भी करना आता ही होगा बच्चों को। तो ये मल्टीप्लाई करोगे ना, सॉल्व करोगे इसको, तो ये 11 आएगा, ये 1 आएगा, फिर 24 से डिवाइड भी करना है लास्ट में। तो ये 11/24 आ जाएगा और ये 1/24, यानी एक्स आपका 11/24 और वाई आपका 1/24। किस किस बच्चे का ये आंसर आ रहा है? बिल्कुल करेक्ट है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 11/24 और 1/24, ये आपका आंसर होगा। तो आई होप सब बच्चों का आंसर ये आया होगा। कमेंट करना किस किस बच्चे का आंसर ये आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, y गिवन था आपको x + √x² - a² का ओवरऑल पावर n, और प्रूफ dy/dx ये आना चाहिए। तो आपको इसका dy/dx निकालना है। तो आपको इसमें पहले चेन रूल लगाना पड़ेगा, है ना, यानी x पे पावर n है, इस पूरे को x मान लो पहले और फिर इस पे n पावर है। तो dy/dx करने के लिए xn का मतलब n पहले आएगा, x में से n-1 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको इसे सॉल्व करना था। तो y आपका ये गिवन है ना। तो अब dy/dx करोगे तो इसको x माना, चेन रूल लगा के, तो ये n पहले आ जाएगा, इस पे n-1 हो जाएगा पावर। उसके बाद ये क्योंकि x माना है तो इसका dy/dx दोबारा से करना पड़ेगा, इसका अंदर वाले का, है ना। तो इसका dy/dx करना पड़ेगा। अब ये n x + √x² - a² n-1, इसका dy/dx करोगे तो पहले x का करोगे 1 आएगा, और √x² - a² का करोगे तो √x का क्या होता है 1/2 √x, ये x है। और फिर इसका वापस से करना, अंदर वाले को मैंने x माना है तो ये 2x हो जाएगा। चेन रूल लगाना है बार बार, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब देखो n तो एक ही है, ये वाला सेम टू सेम इसको ऐसे ही रहने दो। इसको पहले देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, ये √x² - a² एलसीएम आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और इसके नीचे तो 1 है तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होके ये सॉरी x है ना, तो यहाँ x बचेगा। अब आपको क्या दिख रहा है, ये बिल्कुल ऊपर एज इट इज़ है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये n-1 और ये पावर 1 है। तो n-1 में ये 1 पावर ऐड हो जाएगी एक्सपोनेंट में, ये सेम बेस है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई है क्योंकि। तो n-1 में 1 प्लस करोगे तो n बचेगा, यानी इस पर n पावर बचेगी, और ये n भी बचेगा और अपॉन में ये भी आएगा। तो dy/dx हो गया n, इस पे n-1 + 1 करोगे तो n आएगा और नीचे ये आ जाएगा। अब आपका dy/dx तो ऐसे ही रखना है। अब आपको पता है क्वेश्चन में, आपको पता है ये पूरा ना, ये पूरा ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, y के बराबर दिया हुआ था ना, तो ये इसकी जगह हमने y रख दिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, और फिर ये अपॉन में ऐसी, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल प्रूफ वाला क्वेश्चन था। आई होप सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) दिया है sin x 1 + cos x इन द इंटरवल 0 to π। तो 0 to π पे आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो 0 to π इंटरवल के बीच में पहले इसका एक और पॉइंट, एक दो पॉइंट जो आएंगे वो भी निकाल लेते हैं। तो कैसे करना था इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फंक्शन दिया था sin x 1 + cos x, पहले sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे होगा फिर ये इससे होगा। अब आपको पता है sin x cos x, आपको पता है 2 sin x cos x अगर होता तो क्या होता, तब आपका sin 2x होता है ना। 2 sin x cos x क्या होता, sin 2x होता, ये आंटी सबको पता होगी। तो अगर मैं sin x cos x कहूँ तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो sin x cos x sin 2x का हाफ होगा, क्योंकि ये 2 था तो यहाँ तो 2 से डिवाइड हो, पता चल गया ना। 2 sin x cos x अगर sin 2x है तो sin x cos x क्या होगा, 2 से डिवाइड होकर 1/2 sin 2x हो जाएगा। अब यानी कि फंक्शन मेरा ये बन गया। अब मेरे को क्वेश्चन में डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो फंक्शन मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब डेरिवेटिव निकालो, sin x का cos x हाफ sin 2x का, पहले sin 2x का cos 2x होता है, एंड ये वाला हाफ तो ऐसी का ऐसी, और इस 2x का भी करो चेन रूल से तो 2 बचेगा, तो 2 से 2 कट गया, तो ये sin 2x हाफ का cos 2x आ जाएगा, ठीक है। अब ये cos x को तो ऐसे रहने दो, cos 2x को cos x वाली आइडेंटिटी में चेंज कर दो, 2 cos² x - 1, ताकि ये पूरा cos x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए।
अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे तो ये डेरिवेटिव आया ना 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, तो ये मिडिल स्प्लिट करके आप इसके दो फैक्टर निकाल लोगे, 2 cos x माइनस 1 और cos x प्लस 1, तो मिडिल स्प्लिट तो करना आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एंड देन इससे अगर आप 0 के बराबर रखते हो तो cos x हाफ आ जाएगा, इसे 0 के बराबर रखते हो तो cos x माइनस 1 आ जाएगा। इसका मतलब हाफ कब होता है, जब cos थीटा पाई/3 होता है तो x पाई/3 आ जाएगा, माइनस 1 कब होता है, जब पाई होता है तो x पाई आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास पाई/3 और पाई, मेरे पास ऑलरेडी 0 to पाई तो था, तो अंदर क्या आया पाई/3, तो x के तीन वैल्यू आ जाएंगे, 0 पाई/3 और पाई, क्योंकि क्लोज इंटरवल था ना 0 से पाई का, तो ये भी लेंगे और जो अंदर आया पाई/3 वो भी लेंगे। तो इन सब पे ना आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले x को 0 रखो और फंक्शन डेरिवेटिव पे नहीं रखना होता, मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन पे रखना होता है। तो फंक्शन तो आपका ये था ना, ये था फंक्शन, तो इस फंक्शन पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो x 0 पे फंक्शन पे 0 रखो तो साइन 0 1 प्लस कॉस 0, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसी पाई पे निकालो f पाई साइन पाई 1 प्लस कॉस पाई, तो ये भी 0 आ जाएगा। एंड पाई/3 पे निकालो तो ये साइन पाई/3 1 प्लस कॉस पाई/3, तो ये सॉल्व करके 3√3/4 आ जाएगा। और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू 0 0 नहीं है, ये है मैक्सिमम और मिनिमम, तो दोनों पे ही आ रही है ना। तो किस किस बच्चे की मैक्सिमम वैल्यू 3√3/4 आई, बिल्कुल करेक्ट है। फिर मिनिमम वैल्यू तो 0 आई है, एंड देन सम बोला तो इन दोनों को प्लस करो, तो ये आंसर है फाइनल। तो ये आंसर जिस जिस बच्चे का आया था बिल्कुल करेक्ट था। एंड कमेंट करना किस किस बच्चे का ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। सॉल्व करना था फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। जेड आपको मिनिमम फंक्शन दिया हुआ था 4x + y, एंड साथ में ये तीन आपके कॉन्स्टेंट्स दिए हुए थे। तो सबसे पहले इस कांस्टेंट के पॉइंट्स निकाल लेने थे। तो सबसे पहले हमने x + y = 3 के पॉइंट्स निकाले। तो जब x 0 है तो y 3 है, x 3 है तो y 0 है तो x 3 है। ऐसे इस वाले का भी निकाल लो। देन आपको क्या करना होता है, इसे ओरिजिन पे चेक करके देखो, 0 0 ओरिजिन का पॉइंट है ना, तो x + y पे ऐसा साइन लगा हुआ है, तो अगर ये भी 0 ये भी 0 है तो ये 0 आया है ना। और क्या 0 क्या ग्रेटर देन 3 है, नो, तो ये फॉल्स है, यानी ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। इसका ग्राफ की शेडिंग जो है अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी, क्योंकि ये फॉल्स दे रहा है 0 0 पे। एंड नेक्स्ट इस पे भी चेक करो, तो ये 0 ये भी 0, तो 0 + 0 0, 0 क्या ग्रेटर देन 4 होता है, नहीं होता ना, तो ये भी फॉल्स है, ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। अब आपको आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे 0 3 4 0 2 1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 2 1। ग्राफ बना के देखोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ जाएगा 2 1। समझ आ गया। ये आप वन और इस सेकेंड इक्वेशन को ना, जो दोनों इक्वेशन उनको आप एलिमिनेशन से सॉल्व करके भी देख सकते हो, तो 2 1 इसका इंटरसेक्शन आएगा। देन आप z 4x + y पे तीनों वैल्यूज़ पे कॉर्नर पॉइंट्स पे z को निकालोगे, तो z एक 3 आएगा, एक 9 आएगा और एक 16 आएगा। अब वेरीफाई करनी है मिनिमम वैल्यू अनबाउंडेड रीजन की, क्योंकि ये रीजन ना अनबाउंडेड आएगा जब इसका आप ग्राफ बनाओगे। देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये पहली लाइन थी ये जिसमें 0 3 और 3 0 आया था, ये वाली, और ये दूसरी लाइन थी ये, तो कॉर्नर पॉइंट जो इंटरसेक्शन आया था 2 1। अब आपने क्योंकि पता है दोनों पे अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा था, तो इसका भी अवे जाएगा, इसका भी अवे जाएगा, दोनों पे अवे जा रहा था ना, तो ये वाला आएगा आपका अनबाउंडेड रीजन आएगा। ये तीन कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3, तो ये अनबाउंडेड रीजन आ रहा था। तो अनबाउंडेड रीजन पे चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपको ना z का भी इस्तेमाल करना होता है। तो हमें वेरीफाई करना है, वी मस्ट वेरीफाई इफ़ एन ओपन हाफ प्लेन जो z का था ना, z 4x + y था, क्या वो लेस देन 3 है, क्योंकि मिनिमम जो कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू दे रहा है वो 3 दे रहा है, ये मिनिमम दे रहा है ना, ये मिनिमम आया है। तो 3 के लिए चेक करने के लिए हमको इसको देखना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है ना। तो 4x + y लेस देन 3 चेक करना पड़ेगा ओपन हाफ प्लेन पे। क्या फिजिबल रीजन पे कोई पॉइंट शेयर हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो वो मिनिमम माना जाएगा। तो ग्राफ 4x + y लेस देन 3 का अगर मैं बनाऊँ, तो इसके लिए भी आप पॉइंट्स निकालोगे। तो एक बार 0 रखोगे तो y 3 आ जाएगा, और एक बार y को 0 रखोगे तो ये आपका y 0 रखने पे 3/4 यानी 0.750, ये 2 पॉइंट आएंगे। इसका भी आप ग्राफ निकालोगे ना, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये ना, ये 2 1 को ना पास होते हुए जाएगा, यानी इसका कोई कॉमन पॉइंट अंदर वाले रीजन में नहीं आ रहा। तो टेस्टिंग ए पॉइंट डीप इनसाइड फिजिबल रीजन, मान लो 5 5 चेक करती हूँ मैं, तो ये 25 दे रहा है, जो कि लेस देन 3 नहीं है ना। तो इट मीन्स जो हाफ प्लेन है, हाफ प्लेन 4x + y लेस देन 3 हैज़ नो रीजन एक्सेप्ट इट्स बाउंड्री वर्टेक्स। तो इसलिए ये मिनिमम वैल्यू है z की 3, तो ये यानी कि
और कहाँ पे आ रही है मिनिमम, आई कहाँ थी, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे आई थी, 0 3 पे, तो 0 3 इसका मिनिमम पॉइंट पे 3 मिनिमम आएगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड द लाइन। तो पहले तो आपको एक लाइन बनानी है जिसकी पासिंग पॉइंट दिया हुआ था और बोला था पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पहले आप इस लाइन की इक्वेशन निकालो और फिर इस लाइन की इक्वेशन से आप इस लाइन के साथ उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे। तो दो क्वेश्चन है इसमें, पहले तो इस लाइन की इक्वेशन निकालो आप। तो क्वेश्चन 30 का ए पार्ट देखो कैसे करना था। तो पासिंग पॉइंट दिया हुआ था और पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है, तो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो आपको पता है डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस के 1 0 0 होता है, ये तो सबको पता होगा। अब ये जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो है और ये वाला जो आपको पासिंग पॉइंट दिया है, इससे आपको इक्वेशन बनानी होती है। तो वेक्टर इक्वेशन जो होती है, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी होती है ना। बी का मतलब ये वाले वेक्टर डायरेक्शन रेशियो रखने होंगे आपको, और ए आपका पासिंग पॉइंट से बन जाएगा, है ना। तो वेक्टर ए तो पासिंग पॉइंट से बनेगा। तो पासिंग पॉइंट आपके 1 -1 2 है, तो 1i - 1j कैप प्लस 2k कैप, इससे तो वेक्टर ए बन जाएगा। जो पासिंग पॉइंट थे आपके 1 और -1 और 2 था ना, तो इससे ये 1i के साथ -1j के साथ 2k के साथ, ये वेक्टर ए जो पासिंग पॉइंट से बन रहा है, प्लस लेमडा वेक्टर बी आपका ये है, इसमें सिर्फ आई वाला है 1i कैप, तो और जे वाले तो 0 0 है ना, तो इसलिए ये सिर्फ लेमडा आई कैप आ जाएगा। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। फिर कार्टेशियन इक्वेशन बनानी होती है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। ए बी सी तो डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 दिए हुए थे, एंड x माइनस ये पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 तो 1 है, फिर y -1 था ना, तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा y + 1, z - 2। तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद ये जो हमारी एक ये जो वेक्टर इक्वेशन आई है ये वाली, और जो एक और हमें क्वेश्चन में दी हुई है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले लाइन 1 आपको अभी हमने निकाली थी ना, लाइन 1 तो अभी निकाली है, जो इसका पासिंग पॉइंट दिया हुआ था, और लेमडा ये 1 0 0 इसका डायरेक्शन रेशियो था, तो ये लाइन 1 की वेक्टर इक्वेशन है। लाइन 2 की आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। अब आपको लाइन 1 और लाइन 2 के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d बराबर a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर को माइनस करते हैं, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एंड उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो a2 - a1 वेक्टर, a2 वेक्टर क्या है और a1 वेक्टर क्या है, ये जो लाइन L1 है इसका जो ये वाला है ये a1 वेक्टर है, और लाइन 2 के लिए ये a2 वेक्टर है, ये a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है। तो a2 में से a1 वेक्टर को आपको पहले माइनस करना था, तो माइनस करना तो आई होप आता होगा, तो ये आ जाएगा माइनस करके, एंड देन b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट करना था, तो b1 आपके लिए 1 0 0 जो आपका डायरेक्शन रेशियो था, एंड b2 आपको देखो यहाँ से मिलेगा इस वाले इक्वेशन के, ये जो ये a1 प्लस ये क्या है, ये a2 है प्लस ये म्यू b2 है ना, और ये तो a1 प्लस म्यू लेमडा b1 था। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। तो मेरे को तो b2 और b1 का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो b1 ये है, b2 ये है, तो इनको ऐसे करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट में रखना पड़ेगा 1 0 0 3 - 5 2। अब डिटर्मिनेंट आई होप सबको सॉल्व करना आता होगा, तो ये b1 क्रॉस b2 आ जाएगा। किस किस का ये आया कमेंट करना। नेक्स्ट देखो, a2 - a1 और b1 क्रॉस b2 का जो वेक्टर इक्वेशंस आई हैं उनको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये a2 - a1 आया था, ये आपका b1 क्रॉस b2 आया है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब इसके जो स्केलर पार्ट है 1 i का 0 1 0, इसका 2 और इसका -2 एंड -3 -5 ऐसे करके डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ये 11 आ जाएगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या करते हैं, जो a2 - a1 और b1 क्रॉस b2 आया वो तो ऊपर रखना है, और जो मैग्नीट्यूड आएगा b1 b2 का वो √29 आएगा, तो ये फाइनल आंसर होगा। किस किस बच्चे का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 11/√29 है, बिल्कुल करेक्ट है, कमेंट करके सारे बच्चे बताना। तो इसमें आपके कन्फर्म्ड आंसर, मतलब कोई जितना भी इसकी मार्क का क्वेश्चन है बिल्कुल कंफर्म्ड हो जाएगा, ये इतना आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन वाला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AC एंड BD, कोऑर्डिनेट पॉइंट ABCD के गिवन थे, आपको शो करना था लाइन ACBD परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। तो यहाँ पे मेरे पास वेक्टर ए के भी पॉइंट है, B के भी है, C के भी है, D के भी है। तो आपको AC और BD पहले वेक्टर इक्वेशंस
बनानी पड़ेंगी। तो डायरेक्शन रेशो निकाल लो पहले ए सी के। तो ए सी के डायरेक्शन के लिए ए और सी के पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। तो ए सी के लिए जब ए सी वैक्टर होता है ना, तो उसके डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेंगे, सी में से ए को माइनस करके। ए सी बोल रहे हैं तो सी में से ए को माइनस करना है। 4 - 3 1 -4 करोगे तो +4 हो जाएगा, -1 -2। तो ये ऐसे करोगे तो ये आपके डायरेक्शन रेशो ए सी के आ जाएंगे सेम। तो डायरेक्शन रेशो का मतलब ये क्या होता है, वेक्टर बी होता है ना। तो इक्वेशन कर लेंगे x - x1 अपॉन वेक्टर बी, b1 b, ये होते हैं ना डायरेक्शन रेशो, कोई तो नीचे रखते हैं, बताया था अभी। x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, ये होती है इक्वेशन। तो x - x1 तो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट क्या रखोगे, ए सी है तो ए वाले रख लो, 3 - 4 और 2। तो x - 3 y - 4 करोगे तो +4, z - 2, और ये जो पासिंग डायरेक्शन रेशो आया वो नीचे रख दोगे। तो ये मेरी ए सी की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही डायरेक्शन रेशो बी डी के निकालना, तो 5 to 5 आएंगे। और फिर इससे बी डी की इक्वेशन भी ऐसी ही आ जाएगी, इसके डायरेक्शन रेशो नीचे और बी के जो पासिंग पॉइंट है वो यहाँ आ जाएंगे। अब आपका जो इनको चेक करना है क्या ये परपेंडिकुलर, तो इनके जो डायरेक्शन B1 वेक्टर है और जो B2 वेक्टर है उनका आपको डॉट प्रोडक्ट देखना है, क्या वो 0 है, ये निकालना पड़ेगा। तो B1 के लिए B1 B2 वेक्टर का मतलब A1 को A2 से मल्टीप्लाई, B1 को B2 से, C1 को C2 से। तो ये आपके क्या आए थे, इसका देखो, इसका B1, इसका A1 कितना है 1, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A1 B1 C1। ऐसे ये क्या है A2 B2 C2, तो ये रखना है इस पे। तो ये सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन वेक्टर का 0 है तो यस ये जो है 0 आया, तो इसलिए ए सी और बी डी लाइन जो होगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखेंगे। इफ आर इज रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, ये रिलेशन दिया हुआ है आपको, फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर, ऑल्सो डिटरमाइन इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो आपको सबसे पहले ये आर रिलेशन दिया हुआ था, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एन नेचुरल नंबर के लिए बोला है ना, तो नेचुरल नंबर पता है 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक होते हैं। तो ये रिलेशन गिवन था। अब x यहाँ से निकाल लो, x आएगा 25 - 2y, ठीक है, x का मतलब डोमेन होता है। तो अगर मैं कह रही हूँ x नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं x नेचुरल नंबर मान रही हूँ, तो नेचुरल नंबर का मतलब ये जो x की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, 1 या फिर 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। नेचुरल नंबर है तो 1 या फिर 1 से ज़्यादा, 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये एक्स नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन होती है ना। तो एक्स की जगह आप ये पुट कर दो, तो इससे वाई के लिए कंडीशन आ गई। वाई क्या होगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, -2y यही रहेगा, 1 - 25 करोगे तो -24, और क्योंकि ये माइनस साइन है तो इसका प्लस साइन करने के लिए इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो y <12 आ जाएगा, है ना। अब ये देखो इक्वल टू 12 भी है और लेस भी है, तो 12 और 12 से लेस वाले सारे नेचुरल नंबर ले लोगे, 12 भी लेना है और 12 से सारे, तो ये y आ गया, ठीक है। y का मतलब होता है रेंज। तो रिलेशन क्या बना, देखो रिलेशन बना, अगर मैं y1 लेती हूँ, ठीक है, अगर y1 लेते हो तो देखो x कैसे आएगा, x अभी निकालना था ना, x = 25 - 2y था। तो y की जगह अगर मैंने 1 लिया तो 25 - 2 कितना आ जाएगा 23। तो आपको y मिल गया है ना, तो y को 2 रखो तो फिर x निकाल लो इस पे रख के, तो ये 21 आ जाएगा। फिर ये 3 रखा तो ये 19 आ जाएगा। पहले x, लेकिन पहले y आया है तो y को रख के फिर x निकालो, x आगे आता है। फिर ये 4 आएगा तो ये 17 आएगा, ये 5 आएगा तो 15 आएगा, ये 6 है तो 13 आएगा। इस इक्वेशन पे रख रख के निकालना था। ये 7 है तो ये 11 आएगा, 8 है तो ये 9 आएगा, ये 9 है तो ये 7 आएगा, ये 10 है तो ये 5 आएगा, ये 11 है तो 3 आएगा, और 12 था लास्ट तो ये 1 आएगा। तो ऐसे करके x भी निकाल लेने। ये रिलेशन आ गया। अब रिलेशन में डोमेन क्या होता है, जो x मतलब जो आगे वाले पॉइंट होते हैं, है ना, ये डोमेन है 23 21 19 17, है ना, और ये रेंज है 1 2 3।
तो डोमेन आपका 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर्स आ गए है ना, और रेंज आपकी 1 2 3 4 से लेकर 12 तक आ गई। वाई क्या होती है, रेंज होती है, और डोमेन एक्स होता है। तो ये आएगा। उसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना था, इसका इक्विवेलेंस के लिए पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो। तो देखना था एक्स सच दैट एक्स क्या आर से बिलोंग कर रहा है। तो हम देखेंगे, अगर मैं मान लो एक्स को 1 लेती हूँ, एक्स को अगर 1 लेती हूँ, और ये जो आपकी इक्वेशन थी एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स एक्स 25 माइनस 2y ना, x प्लस 2y पे रखना है ना, x प्लस 2y पे ये मेरा इस पे रखना पड़ेगा। x1 रखा मैंने, तो y भी 1 ही रखना पड़ेगा है ना। तो x1 2y1 रखा, तो ये 3 आया, जो कि 25 नहीं आया। ये कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था। जब मैंने x और y को 1 1 रखा, क्योंकि x के लिए चेक करना है, तो ये 25 नहीं आ रहा, ये 3 आ रहा है। तो यानी ये 1 1 जो है, जो हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना था, वो रिलेशन में नहीं आ रहा ये वाला, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है, बाकी के चेक करने का कोई फायदा नहीं है। रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ। अदरवाइज आप चेक कर सकते थे सिमेट्रिक भी, बट उसी से पता चल गया था। सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो वाई एक्स भी आना चाहिए था। तो इसके लिए चेक करने के लिए आप कोई पॉइंट ले लो रिलेशन में, जो है 23 और 1, उसको आपने ये जो अभी मैंने इक्वेशन बताई x प्लस 2y, उसमें रख के देखो क्या ये 25 रिजल्ट दे रहा है। ये तो दे रहा है, बट जब वाई एक्स करोगे ना, उल्टा करोगे, इंटरचेंज करोगे, तो फिर ये 47 दे देगा, जो कि 25 नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसी ट्रांजिटिव के लिए पहले एक्स वाई देखो, फिर वाई जेड देखो, फिर एक्स जेड देखो। तो इसमें मैंने एक रिलेशन में से एक पॉइंट लिया 11 7, जब मैंने उसे एक्स वाई के लिए चेक किया तो 25 रिजल्ट आया। फिर 7 पे खत्म हो तो 7 9 पे चेक किया तो 25 आया, बट जब 11 9 पे चेक करूंगी तो वो 29 रिजल्ट दे रहा। तो यानी कि ये 29 गलत दे रहा है ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, 25 नहीं दे रहा, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। अदरवाइज आप यहीं पे अपना क्वेश्चन खत्म कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो बहुत ही सिंपल था ये वाला, तो और भी सिंपल था। तो बाइजेक्टिव के लिए आपको 1 1 और ऑन 2 के लिए चेकिंग करनी थी। तो देखो, सबसे पहले आप ये आपको फंक्शन दिया हुआ था, तो अगर आप इसका 1 1 चेक करोगे तो आप पहले x1 और x2 दो डोमेन्स लोगे जो कि R पे बिलोंग करेंगे। अगर ये मैं मान रही हूँ x1 x2, तो मैं लेट करके चलूँगी कि जो ये फंक्शन x1 और x2 पे है वो इक्वल है। अगर ये इक्वल मान के चल रही है और अगर x1 x2 भी इक्वल आ गया, तो इट मीन्स ये कैसा है, 1 1 है। तो फंक्शन x1 पे निकालो, तो ये फंक्शन है ना मेरा, तो यहाँ पे x की जगह x1 पुट कर दो, तो ये फंक्शन x1 बन जाएगा। और ये सेम इसमें x2 पुट कर दोगे तो ये फंक्शन x2 बन जाएगा। अब आपको पता है -7 से -7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई में ये भी कट जाएगा, तो ये x1 क्यूब x2 क्यूब के इक्वल। तो यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब भी कट जाएगा, तो x1 x2 के बराबर आ गया। तो अगर हम मान के चल रहे थे ये इक्वल है और उससे हमारा x1 x2 भी इक्वल आ गया, तो यानी ये 1 1 है। ठीक है, ऐसे ही आप ऑन टू के लिए चेक करो। ऑन टू के लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है यानी। तो इसके लिए आपको फंक्शन y की टर्म में दिया हुआ है, ये इसको y मान लेना है। अब लेकिन आपको यहाँ से फंक्शन को x की टर्म में लेके आना है। तो ऑन टू के लिए हम पहले फंक्शन को x की टर्म में लेके आएंगे। तो ये एक्स क्यूब निकालना है, तो ये पहले 7 को वहाँ लेके प्लस किया एंड 2 को डिवाइड किया, तो और ये क्यूब हटेगा तो यहाँ पे 1/3 पावर आ जाएगा। तो ये x हमारा ये आ गया। अब क्योंकि मेरे को पता है कि y क्योंकि रियल नंबर है, तो यहाँ पे मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूँगी तो मुझे वापस कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं y को रियल नंबर रखती हूँ यहाँ पे, तो मुझे जो फाइनल आंसर है वो भी रियल नंबर मिलेगा। तो x भी रियल नंबर आया है, तो वैल्यू ऑफ y प्लस 7 1/3 2 ऑलवेज वेल डिफाइंड रियल नंबर है। तो यानी एवरी y इन को डोमेन देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज। तो यानी हर किसी एक वैल्यू के लिए एक प्री इमेज पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल है प्री इमेज, तो इसका मतलब जो वाई रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। इसका मतलब ये ऑन टू है, और अगर दोनों है 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। समझ आ गया, तो बाइजेक्टिव है, यस। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसको भी 1 1 और ऑन टू चेक करना आता होगा तो ये कर ही लिया होगा आपने। नेक्स्ट इसका सेक्शन डी और ई है। तो वीडियो लंबा हो गया है, अगर आप इसके भी आंसर्स चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, तो मैं इनके आंसर्स भी करा दूंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो लाइक कर देना, एंड प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना इसका पार्ट 1 जो बना हुआ है, उससे भी आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। एंड जिन बच्चों के एग्जाम अभी नहीं हुए हैं या नेक्स्ट ईयर वाले जो बच्चे होंगे, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो प्लेलिस्ट में जाके इसके सारे पार्ट्स को चेक कर लेना। तो सेक्शन ई को भी हम नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करेंगे। ठीक है,
तो एग्जाम कैसा गया, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट है, तो ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। एंड वीडियो शेयर करना, लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसका पार्ट 1 का सोल्यूशन एंड प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे भी चेक कर लेना।